बहुत साल पहले की बात है। एक बड़े से राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति था। उन्हें किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था, परंतु फिर भी राजा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उनकी एकमात्र कन्या बहुत दिनों से एक कठिन बीमारी से गुजर रही थी। दूर दूर से कई सारे डॉक्टर वैद्य को बुलाकर लाया गया था, पर कोई भी राजकन्या का इलाज करके उसे स्वस्थ नहीं कर पाया। राजा को केवल एक ही चिंता सताता रहता था कि कैसे वो अपनी बेटी को स्वस्थ कर पाएगा। प्रणाम महाराज। आप कौन हैं साधु बाबा, और आप क्या चाहते हैं? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने सुना है आपकी बेटी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था। आपकी बेटी को स्वस्थ करने के लिए मेरे पास एक उपाय है, और वो ये है कि राजकन्या को एक नींबू खिला दिया जाए। अरे मंत्रीवर, ये तो मैं अजीब मुश्किल में पड़ गया। साधु बाबा तो नींबू खिलाने के लिए कहकर चले गए, परंतु उन्होंने तो बताया नहीं कि कहाँ का नींबू, वो नींबू किसके वृक्ष का होगा और मुझे मिलेगा कहाँ से? क्या तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं महाराज, हम लोगों को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तो मंत्री किस लिए बने हो? मुझे कुछ नहीं पता। जैसे भी हो, तुम्हें कुछ व्यवस्था करना ही होगा। अगर 3 दिनों के अंदर तुम कोई खबर ढूंढ कर नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें मंत्री पद से निकाल दूंगा। क्षमा करें महाराज, मैं आज ही सारे गांव में ढोल बजाकर ये खबर करता हूँ और कुछ पता लगाता हूँ। ठीक है, जाकर वही करो, और ये भी कहना कि जिसके वृक्ष की नींबू खाने से मेरी कन्या स्वस्थ होगी, मैं उसी के साथ मेरी कन्या की विवाह करवा दूंगा, और साथ ही उस व्यक्ति को इस राज्य का कुछ अंश भी प्राप्त होगा। जाओ, जल्दी से जाकर ये खबर सबको दे दो। यहाँ खड़ा होकर देर मत करो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। सुनो सज्जनों, सुनो ये बातें। बनेगा महाराज का जमाई, राजा वो ही माने। बीमारी होगी हवा, नींबू खाकर जिसके, स्वस्थ होगी राजकुमारी जब सदा के लिए। गांव के एकदम अंत में एक किसान रहता था। उसके घर पर एक बड़ा सा नींबू का वृक्ष था। उस वृक्ष का नींबू जितना बड़ा था उतना ही मीठा, और उसका रंग भी बहुत सुंदर था। ऐसे नींबू को पहले कोई खाया तो दूर की बात, देखा तक भी नहीं था। उस किसान के 2 ही लड़के थे, रमेश और दिनेश। रमेश बड़ा था और दिनेश छोटा। रमेश बहुत ही चालाक लड़का था और दिनेश को सभी बुद्धू मानते थे। रमेश, तू इस टोकरी में भरकर राजकन्या के लिए नींबू ले जा। अगर राजकन्या इस नींबू को खाकर स्वस्थ हो जाती है, तब तो महाराज तुझे उनका जमाई राजा बनाएंगे, साथ में राज्य भी देंगे। उसके बाद हम लोगों को और खेती बाड़ी नहीं करना होगा। हम सब आराम से बैठकर खा पी सकेंगे। तू जल्दी इसे लेकर जा। हाँ पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। आप ये टोकरी मेरे सर पर उठा दीजिए, और इस टोकरी को मैं एक कपड़े से ढककर ले जाता हूँ, ताकि कोई देख ना पाए। बेटा, तुम्हारे टोकरी में क्या है? तुम क्या ले जा रहे हो? इस टोकरी में रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ। इस टोकरी में तो मेंढक है बाबा जी। मेंढक? ठीक है, वो ही सही। ये कहकर साधु
चला जाता है। क्या बात है, क्या चाहिए? इस टोकरी में क्या लेकर आए हो? इस टोकरी में नींबू है, जिसे खाने से ही आपकी कन्या स्वस्थ हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, निकालो नींबू अपनी टोकरी से। महाराज, अगर राजकन्या इस नींबू को खाकर स्वस्थ हो जाती है, तब तो आप मेरे साथ उसकी। हाँ, जरूर करवा देंगे, पर पहले तुम अपनी टोकरी से नींबू निकालकर राजकन्या को खिलाओ तो सही। पहले वो स्वस्थ तो हो जाए। परंतु अगर स्वस्थ नहीं हुई तो फिर तुम भी लकड़ी से पिटाई खाने के लिए तैयार रहना। बाप रे, ये क्या है? ये सब क्या ले आए हो? ये तो सब मेरे शरीर पर चढ़कर उछल कूद कर रहे हैं। कोई जल्दी से लड़के को पकड़ो और रस्सी से बांधकर खूब पिटाई करो। ध्यान रखना कि कहीं भाग ना जाए। महाराज से मजाक करने का फल अब इसे समझ में आएगा। जमकर इसकी पिटाई करना। महाराज, मुझे मत मारिए। मैं सच में इस टोकरी में नींबू भरकर लाया था, परंतु वो सब नींबू मेंढक में कैसे बदल गए मुझे नहीं पता। तू फिर से झूठ बोल रहा है। क्या नींबू कभी मेंढक बन सकता है? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, तुरंत यहाँ से निकल जा। रमेश महाराज को वही लकड़ी से मार खाकर दुखी होकर घर चला आता है। घर जाकर पिताजी को सारी बातें कह सुनाता है। अरे, ये क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? तू क्या जाते समय रास्ते में किसी के साथ बात किया था? हाँ पिताजी, रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे। उसने मुझे पूछा था कि मैं टोकरी में क्या लेकर जा रहा हूँ, और मैंने उनसे झूठ कहा था। ओह, अभी मुझे बात समझ में आया। तुझे क्या इतना सा भी अकल नहीं है कि कोई अच्छे काम के लिए जाते समय कभी झूठ नहीं कहना चाहिए? एक काम भी तुझसे नहीं होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ये मौका मैं अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता। कल सुबह मैं दिनेश को नींबू के साथ महाराज के पास भेज दूंगा। मैं जाकर सब तैयारी करता हूं। दिनेश, तू ये काम कर पाएगा ना? मैंने जो भी कुछ कहा है तुझे याद तो है ना? रास्ते में जाते समय तू किसी से बात मत करना। मेरे मुंह में काली पोत कर मत आना। अभी निकल जा और देर मत कर। ठीक है पिताजी, तुमने मुझसे जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। बेटा, तुम्हारे इस टोकरी में क्या है? क्या ले जा रहे हो? महाराज की कन्या की तबीयत बहुत खराब है। मैं उनके लिए ये नींबू लेकर जा रहा हूँ। इस नींबू को खाने से राजकन्या स्वस्थ हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है फिर यही सही। तुम कौन हो? तुम्हारे इस टोकरी में क्या है? क्या ले आए हो? हुजूर, इस नींबू को खाने पर राजकन्या स्वस्थ हो जाएंगी। आप कृपया करके मुझे महाराज के पास ले चलिए। झूठ क्यों बोल रहे हो? टोकरी में मेंढक भरकर लाया है और कहता है नींबू है। जा, घर जा। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें नींबू के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कृपया करके मुझे अंदर जाने दीजिए। ठीक है, अंदर चल, लेकिन अगर इस टोकरी में से दूसरा कुछ निकला तो याद रखना, तू यहाँ से जिंदा घर वापस नहीं जाएगा। कौन है ये लड़का? इसके इस टोकरी में क्या है? मेंढक? नहीं महाराज, सच में ये लड़का नींबू लेकर आया है। हाँ महाराज, मैं सच में नींबू लेकर ही आया हूँ।
ये नींबू खाने से राजकन्या स्वस्थ हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तू पहले टोकरी से नींबू निकाल तो सही। ये देखिए। सच में नींबू ही है। नींबू कितना बड़ा है और रंग भी कितना सुंदर है। मंत्री जी, आप इस नींबू को तुरंत अंदर लेकर जाइए और राजकन्या को खिलाइए। मैं अपनी बेटी के स्वस्थ होने की खुशखबरी को सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। पर अगर इसे खाकर राजकन्या स्वस्थ नहीं होती है तो इस लड़के को मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। महाराज, महाराज, राजकन्या बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। तुमने ठीक से देखा तो है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही राजकन्या ने इस नींबू का एक टुकड़ा खाया, तुरंत ही वो अपनी पलंग पर उठकर बैठ गई। मैं ये खबर सुनकर खुशी और आनंद से भर उठा हूँ। आज यहाँ राज्य उत्सव होगा। मंत्री महोदय, आप तुरंत इसका आयोजन करें। महाराज, इस लड़के ने तो आपकी बेटी को स्वस्थ कर दिया है, परंतु ये लड़का एक किसान का लड़का है। ये आपका जमाई बनेगा, मैं सोच भी नहीं सकता। राज्यवासी को आप कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। इस किसान के लड़के के साथ मेरी कन्या की विवाह नहीं हो सकता है। इस लड़के को कुछ स्वर्ण मुद्रा देकर घर वापस भेज देता हूँ। दिनेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं इससे बहुत खुश भी हुआ हूँ और इसी कारण मैं तुम्हें राजकोष के कुछ स्वर्ण मुद्रा उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम घर चले जाओ। क्षमा करें महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। आपने कहा था राजकन्या के साथ मेरा विवाह करवा देंगे। देखो लड़के, राजकन्या से विवाह करना इतना आसान बात नहीं है। महाराज, मैं तैयार होकर आया हूँ। अगर आप राजकन्या से मेरी विवाह नहीं करवाएंगे तो मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। इस लड़के को मैं एक ऐसा कार्य सौंपता हूँ जो ये नहीं कर पाएगा। एक उपाय है। अगर तुम मेरा एक कार्य कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। महाराज, क्या कार्य करना है? मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। 7 समुंदर पार घगासुर नामक एक राक्षस रहता है। सुना है उसके पूंछ में लगे पंख बहुत ही सुंदर है और अगर उस पंख को कोई मुकुट में लगाकर पहनता है तो पहनने वाले का शोभा और बड़ा हो जाता है। इसीलिए तुम्हें मेरे लिए उसके पूंछ से एक पंख लाकर देना होगा। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए वो पंख जरूर ले आऊंगा। महाराज, आपने उस लड़के को बहुत ही अच्छा कार्य सौंपा है। इस लड़के में कितना साहस है कि वो कहता है आपको पंख ला कर देगा। अगर वो उस भयानक राक्षस के पास चला जाएगा तब वो उसे वही खा लेगा। फिर उसका राजकन्या से विवाह करने का सपना भी सपने में ही रह जाएगा। ये सोचकर मुझे इतना हंसी आ रही है कि अब तो पेट में दर्द होने लगा है। मैं निकल तो गया घगासुर के खोज में। सुना है कि उसका घर निर्मला नदी के किनारे पर है। घर जहाँ भी हो और जितना भी दूर क्यों ना हो, मुझे तो जाना ही होगा और पंख लेकर आना भी होगा। इतना तो मुझे करना ही होगा राजकन्या से शादी करने के लिए। अरे, यही तो वो नदी है और नदी के उस पार एक बड़ा सा घर भी दिख रहा है। वही घगासुर का घर है। जो भी हो, अंत में मैं पहुंच ही गया। परंतु
कोई दिख क्यों नहीं रहा है? किनारे पर कोई नाव भी नहीं है। मैं उस पार जाऊंगा कैसे? थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। अरे, वो तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। उसे पूछता हूँ। अरे ओ चाचा जी, सुन रहे हो? लगता है ये आदमी शायद कान में कम सुनता है। मुझे उस पार घगासुर के घर जाना है, पर जाऊंगा कैसे? किनारे पर तो नाव ही नहीं है। आपको क्या कुछ पता है? इधर कुछ भी नहीं है बेटा। मैं तुमको अपने कंधे पर चढ़ाकर नदी के उस पार ले जाता हूँ। आओ, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, मैं तुमको उस पार पहुंचा दूंगा। आप क्या सभी को कंधे पर चढ़ाकर नदी पार करवा देते हैं? आपको कष्ट नहीं होता है? क्या करे बोलो, बचपन से ही मैं यही काम करता आ रहा हूँ। खाना पीना छोड़कर दिन रात सिर्फ मनुष्य को नदी पार करवाता रहता हूँ। आज तुम जब घगासुर के घर जाओगे तब उससे ये पूछना कि मेरा ये कष्ट कब दूर होगा और मैं कब घर जा पाऊंगा। अब आप चिंता ना करें, मैं जरूर पूछूंगा। अरे, इतना बड़ा घर है पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डर भी लग रहा है। क्या करूं? किसी को बुलाऊं या फिर कुछ देर यहीं इंतजार करके देखूं कि कोई आता है या नहीं? अरे, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी भाग जा, अगर घाघा ने तुझे देख लिया तो वो खा जाएगा। मुझे घगा के पूंछ से पंख लेना है। मैं पंख लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। और एक वृद्ध व्यक्ति जिन्होंने मुझे नदी पार करवा दिया है, उसने मुझे ये पूछने के लिए भी कहा था कि वो घर कब जाएगा। उनका मन बहुत ही दुख दर्द से भरा हुआ है। कहाँ तू अपनी प्राणों का बचाते हुए यहाँ से भागता फिरेगा? वो ना करके तो हजारों सवालों का जवाब मांग रहा है। ये सब जवाब अभी यहाँ नहीं मिलेगा। तू घर जा। और तू पंख लेकर क्या करेगा? हाँ, अगर मैं पंख लेकर नहीं जाऊंगा तो महाराज की कन्या से मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। कोई जुगाड़ करके दो ना। मैं तो तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। अगर मेरे जगह पर तुम्हारा अपना बेटा होता तब क्या तुम उसके लिए इतना सा भी उपकार नहीं करते? क्या तूने मुझे माँ कहा? मुझे माँ कहकर कभी भी किसी ने नहीं बुलाया है। अगर तू मेरा बेटा है तब तो तेरे लिए कुछ करना ही होगा। ठीक है, एक काम कर, तू घर के अंदर आ जा और पलंग के नीचे छुप जा। जब घाघा घर आएगा तब तू अपना काम कर लेना, ठीक है? अरे गगी, बहुत भूख लगा है, कुछ खाने का आयोजन करो। रुक रुक, मुझे इंसानों का खुशबू मिल रही है। इंसान कहाँ से आया? निश्चित रूप से इस घर में कोई इंसान है। मुझे इंसान दे, मैं उसे खाऊंगा। अब जी, वो एक इंसान घर में आया था, अब इसीलिए तुम्हें उसका गंध मिल रहा है, लेकिन वो तुम्हारा नाम सुनते ही भाग गया। ठीक है, समझ गया। अभी कुछ खाने के लिए दे, मुझे बहुत भूख लगा है। खा के थोड़ा बहुत सोना भी पड़ेगा, फिर रात होने पर निकलना भी है। अरे, पूंछ में कितनी चमत्कार पंख है। जैसे ही घगा सो जाएगा पंख को फाड़ कर ले जाऊंगा।
अरे ये तो घगा सो गया। खर्राटे मारने का आवाज सुनाई दे रहा है। मैं अभी तुरंत पूंछ से पंख फाड़ लेता हूँ। मिल गया पंख। कौन मेरा पूंछ पकड़ कर खींचा? फिर मुझे वही इंसान वाला गंध मिल रहा है। अरे बाप रे, मैं तो मर गया। लगता है ये मुझे अब खा ही लेगा। चुप करके सोया रहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जी, अब अभी और कौन आएगा? तुम्हारा पूंछ कितना लंबा है, कहीं अटक गया होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और मैंने तो तुमसे कहा कि इंसान आया था, उसी का गंध तुम्हें मिल रहा है। वो कह रहा था कि कौन एक बुरा व्यक्ति कंधे पर इंसान को चराकर नदी पार करवाता है। क्या वो कभी घर नहीं जाएगा? उसके साथ में ये भी कहा कि उस बुरे व्यक्ति का मन बहुत दुख कष्ट से भरा हुआ है। हाँ, वो बूढ़ा तो एक नंबर का गधा है। उसको एक दिन किसी इंसान को नदी के बीच छोड़कर घर चले जाना होगा। जिसे वो नदी के बीच छोड़कर जाएगा, वही बाकी जीवन लोगों को नदी पार करवाता रहेगा। वाह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गया और साथ में पंख भी। अभी चुपचाप यहाँ लेटा रहता हूँ। जैसे ही घगासुर घर से निकलेगा, मैं भी निकल जाऊंगा। सुबह जैसे ही घगा घर से निकल गया, दिनेश भी घर से निकलने के लिए तैयार होने लगा। घगी ने उसे बहुत सारे रुपए पैसे दिए। दिनेश घगा के घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। चलते चलते नदी के किनारे उसका मुलाकात वही बूढ़े व्यक्ति से हुआ। चाचा जी, आप क्या मुझे फिर से पार करवा देंगे? हाँ, बिल्कुल पार करवा देंगे। तुमने घग्गा से पूछा था कि मेरा दुख कष्ट का अंत कैसे हो पाएगा? हाँ, किया था। उन्होंने इसका एक उपाय भी बता दिया है। अरे, उसने क्या कहा है? मुझे बोलो। पहले आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अरे बेटा, अब तो बोलो। घगा ने कहा है कि इसके बाद जब आप किसी को नदी पार करवाएंगे तो उसे नदी के बीच छोड़कर घर चले जाइएगा। फिर उसके बाद से वही व्यक्ति आपकी तरह लोगों को नदी पार करवाता रहेगा। ठीक है बेटा, तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। तुम अभी जाओ, तुम्हारा भला हो। पता नहीं मुझे ये बुद्धि इतने दिनों से क्यों नहीं आया। इसके बाद राजा अपनी बेटी का विवाह दिनेश के साथ बड़े ही धूमधाम से करवा दिए। दिनेश इतना पैसा लेकर आया था कि उन लोग बड़े ही सुख शांति में रहने लगे थे। दिनेश इतना साहस के साथ पंख लेकर आया और साथ में इतने सारे रुपए पैसे भी ले आया। शायद घगासुर के वहां जाने से बहुत रुपए पैसे मिलते हैं। मैं भी तब वहां जाता हूं और बहुत सारे पैसे लेकर आता हूं। ये कहकर राजा घगासुर के घर जाने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते वो वही नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी पार करने के लिए राजा को भी उसी बूढ़े व्यक्ति के साथ मुलाकात हुआ और वो बूढ़ा व्यक्ति मौका देखकर राजा को नदी के बीच छोड़कर भाग गया। अरे, तुम मुझे नदी के बीच में छोड़कर कहां भाग रहे हो? मुझे ऊपर उठाओ। कहां भाग रहे हो? मैं कह रहा हूं, मुझे ऊपर उठाओ। अब रहो तुम नदी के बीच में और लोगों को कंधे पर चढ़ाकर नदी पार करवाते रहना।
मैं इस दिन के लिए और मौके के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा था।